Hello students, in the previous video we have discussed about the three sectors of the Indian economy. We are comparing the three sectors when how can we find out the gross domestic product of a country. But in this video we are talking about the primary, secondary and the tertiary sector and the employment also. So, over the 40 years between 1971-72 and 2011 and 12, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से में एंगेज्ड है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर दैट जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जब सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगा, तो मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट थी वो अब ज़्यादातर कहाँ फाइंड आउट होने लग गई, सेकेंडरी सेक्टर में. आफ्टर दैट टर्शरी सेक्टर, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होने लगा, टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज़ होने लगा क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड होने लगी. तो आफ्टर दैट बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें टर्शरी सेक्टर में मिलने लगी. तो इसी तरह से हमने पिछले 40 ईयर्स में देखा कि 1971-72 से 2011-12 में जैसे जैसे तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही थी, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही थी. टर्शरी सेक्टर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था. सो एज अ रिजल्ट, in the year 2011-12, the tertiary sector has emerged as the largest producing state in India, replacing the primary सेक्टर. और इसका रिजल्ट क्या रहा कि 2011-12 तक आते आते टर्शरी सेक्टर जो था सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया इंडिया में, और उसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया. सो देयर कुड बी सेवरल रीजन्स वाई टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं कि टर्शरी सेक्टर क्यों इंडिया में इम्पॉर्टेंट बन गया. एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, why tertiary sector becoming so important in India. So the answer is here. First, in any country several services such as hospitals, education institutions, post and telegraph services etc. are required. So these can be considered as basic services. In a developing country the government has to take responsibility for the provision of these services. किसी भी कंट्री के लिए बेसिक सर्विसेज हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, post offices, telegraph services etc. And these can be the basic services of any country. Clear? So these can be provided by the tertiary sector. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. सेकेंड रीज़न क्या है कि टर्शरी सेक्टर जो इंडिया में इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से टर्शरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगी. टर्शरी सेक्टर हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, या अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी सर्विसेज जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शरी सेक्टर, जिसके बगैर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप ही नहीं हो सकता. थर्ड, as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, hospitals, shopping malls, private schools etc. अब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रोडक्शन डे टू डे जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा. और उसके लिए और फैसिलिटीज़ चाहेंगे, लाइक शॉपिंग मॉल फॉर शॉपिंग्स, एंड वो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें. टूरिज़्म का है, बेस्ट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए होंगी. तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शरी सेक्टर. And the fourth is, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. और पिछले कुछ सालों से तो हमने देखा है कि कुछ नई सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और जो हमारे लिए बहुत असेंशियल है, लाइक इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ सर्विसेज. ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? आईटी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है, और आईटी सेक्टर का मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं? टर्शरी सेक्टर से. क्लियर? सो टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया टुडे. A remarkable fact that India is that while
there has been a change in the share of the three sectors in GDP. A similar shift has not taken place in employment. लेकिन एक रिमार्केबल फैक्ट ये भी है कि जैसे जैसे तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में शेयर चेंज होता जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। पहले जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, फिर उसके बाद सेकेंडरी पर आई, अब टर्शरी सेक्टर पर हमारी जीडीपी ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, जो प्राइमरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। द प्राइमरी सेक्टर कॉन्टीन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। आज भी प्राइमरी सेक्टर में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। आज भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन या जो वर्कर्स हैं उनमें से हाफ पॉपुलेशन या हाफ वर्कर जो हैं वो आज भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि जीडीपी का सिर्फ एक क्वार्टर यानी 1/3 पार्ट ही प्ले करता है। ठीक है। सो द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमारी जीडीपी में 3/4 पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाफ से भी कम है। सो इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज़ नेसेसरी। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब है अगर हम कुछ लोगों को वहाँ से निकाल दें तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब अंडर एम्प्लॉयड क्या है? The underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is also called disguised unemployment. अंडर एम्प्लॉयमेंट वो है कि जिसमें एक पर्सन के पास जॉब भी नहीं है और वो क्लियरली विजिबल है कि वो अनएम्प्लॉयड है। मतलब कि अगर एक फील्ड में 5 लोग काम, एक फैमिली के 5 मेंबर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 3 की ज़रूरत है, तो जो 2 पीपल हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड और मीन्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी है। वो दिख रहे हैं वो काम करते हुए, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको वहाँ से निकाल भी दें तो प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। So we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. और अगर हम सर्विस सेक्टर में ऐसे बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं। ये तो हमने अभी रूरल की बात की कि वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरियाज़ में मिलती है क्योंकि एग्रीकल्चर है वहाँ पर। लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे लोग हैं जो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तहत ही काम कर रहे हैं या उनकी सैलरी बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रीट पुशिंग कार्ट जो है, सेलिंग समथिंग, वो पूरा दिन जो है वो कार्ट सारा दिन उसी स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी पूरा दिन वो स्पेंड कर देते, लेकिन उनकी जो अर्निंग होती है वो क्या होती है, ना के बराबर। सो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। कहीं या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, या स्किल नहीं है, या अच्छी जॉब नहीं है, तो जिस वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं, और दिस इज़ कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेट है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम जो है मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कि फर्स्ट वी विल टॉक टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन कर दें कि अगर जितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, अगर वो एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स ग्रोइंग क्रॉप्स के साइड बाय साइड अगर वो हॉर्टिकल्चर, पिशीकल्चर या डेयरी फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग, इनका काम करते हैं, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा कि वो साइड बाय साइड दूसरी तरह से भी अर्निंग कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम होगी। सेकंड, गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़। अगर गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़ या जो मशीनरी है, या इस तरह से अगर गवर्नमेंट उनको कुछ प्रोवाइड करती है, तो इसकी वजह से भी उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। थर्ड, उनके पास आ जाता है कि चीप लोन, चीप क्रेडिट। क्लियर? अगर
गवर्नमेंट बैंक्स ओपन करती है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर उन्हें चीप क्रेडिट मिल जाता है, सस्ते जो कम इंटरेस्ट ऑफ रेट पर जो है उन्हें लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उनका मटेरियल है, लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये सब चीज़ें वो है वो आराम से परचेज कर सकते हैं। क्लियर। और साइड बाय साइड वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कि अगर हम एक फार्मर के एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मर के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, लेकिन उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। क्लियर। अगर गवर्नमेंट उसको इरिगेशन वहाँ पर वेल अगर उसके ऊपर स्पेंड करती है कि वहाँ पर एक वेल ओपन खोल दिया जाए या बना दिया जाए, या फिर उसको इरिगेशन फैसिलिटी या उसको चीप लोन मिल जाए, चीप क्रेडिट मिल जाए, तो उससे क्या होगा, उसको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर। अगर 1 हेक्ट तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर उसको चीप क्रेडिट प्रोवाइड होगा तो वो फर्टिलाइज़र, सीड्स वगैरह जो है वो इजीली परचेज कर पाएगा। उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जिसकी वजह से वो एक पार्ट अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद रख कर जो बाकी प्रोडक्शन है वो उसको सेल कर सकता है। अगर सेल करनी होगी तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट क्या है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है। तो रोड कंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पर शुरू होगी, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट होगा, या वहाँ पर कैनाल सिस्टम जो है वो डग किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत होगी। तो लेबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ में से जो लोग हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोग जो कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ से ले जाकर हम उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम भी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, अगर गवर्नमेंट वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, तो इससे लोगों को जो है अपने जो भी उनकी प्रोडक्शन है वो सेफ़ रखने में हेल्प मिलेगी, और जब उनके अच्छे प्राइस होंगे तो वो उसे सेल कर सकती है। इसी तरह से नियर बाय जो विलेजेस नियर बाय फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर वो हनी कलेक्टिंग सेंटर ओपन कर सकती है, ताकि फार्मर जो है वहाँ पर जो वाइल्ड हनी है वो वहाँ पर लाकर कलेक्ट करे और उसको आगे प्रोसेस के बाद उसको सेल किया जाए। तो इस तरह छोटे छोटे जो हम स्टेप्स उठाकर जो है हम वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, अ वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, promote and locate industries and a large number of people may be employed. Clear. A study conducted by the Planning Commission estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. अगर एक स्टडी किया गया प्लानिंग कमीशन की तरफ से, उन्होंने देखा कि 20 लाख जॉब तो सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर में ही मिल सकती हैं। कैसे कि हमारे यहाँ पर ऐसे 59% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और बाकी जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, एज अ चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, या कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर स्कूल ओपन किए जाएं, बिल्डिंग बनाने का काम होगा, बिल्डिंग बनेगी तो लेबर मिलेगी, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। स्कूल बन जाएगा तो वहाँ टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। Clear. So even every state and region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. हर स्टेट और रीजन के पास ये पोटेंशियल है कि वो अपने एरिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकता है, नए नए तरीके ढूंढ सकता है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के। For the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 5 lakh people. एक सेम स्टडी प्लानिंग कमीशन ने टूरिज्म सेक्टर के लिए भी की, और उन्होंने देखा कि एवरी ईयर हम वहाँ पर 5 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। Clear. So we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. हमने ये रियलाइज़ किया कि सजेशंस देना तो आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो रिकोगनाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। और इसको रिकोगनाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया, द राइट टू वर्क, जिसके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टार्ट किया गया, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। सो अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो काम करने योग्य है और जो चाहते हैं वो काम करें, उनको 1 ईयर में 100 days के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको नौकरी पर रखा जाएगा।
Clear? And if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. और अगर गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट देने में प्रोवाइड नहीं करा पाती, फेल हो जाती है, तो इसके बदले में उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मतलब बेरोजगारी भत्ता जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनका जो है गुजारा चलता रहे। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।